भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए सरकार को बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए या छोटे प्रोजेक्ट्स पे, जैसे पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे दीर्घकालिक निवेश के रूप में जाना जाता है, जैसे सड़कों, बांधों, ऊर्जा संयंत्रों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए, या फिर राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अल्पकालिक निवेश जैसे वेतन, पेंशन, मनरेगा जैसी सामाजिक योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च कर तुरंत बाजार में मांग उत्पन्न करना चाहिए, ताकि देश में उत्पादन बढ़ सके, जीडीपी बढ़ सके। इसे समझने के लिए हम क्रमिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को 1991 से समझेंगे। तो आइए आज इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। ध्यान और धैर्य से सुनेंगे तो ज्ञान और समझ बहुत गहरी होगी। देखिए, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, जिसकी पुष्टि हाल ही में जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अस्थायी अनुमानों से होती है। सरकार की पहले की अपेक्षाओं की तुलना में वृद्धि दर कम रही है। यह धीमी वृद्धि तब भी देखी जा रही है जब हाल के बजटों में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया गया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या केवल पूंजीगत व्यय ही विकास को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, या फिर सरकारी खर्च जो है उसकी प्रकृति को भी समझना होगा, उसे भी महत्व देना होगा कि कहाँ खर्च करना ज़्यादा जरूरी है, ये सब ध्यान देना होगा। तो आइए इसको समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को समझ लेते हैं। जैसे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास और उत्पादन क्षमता को मापने का एक प्रमुख संकेतक है। जबकि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर वह दीर्घकालिक निवेश है जो किसी सरकार, संगठन या कंपनी द्वारा नए परिसंपत्तियों के निर्माण, मौजूदा परिसंपत्तियों के विस्तार, मरम्मत या सुधार के लिए किया जाता है। जबकि राजस्व व्यय वह अल्पकालिक खर्च होता है जो किसी सरकार, संगठन या कंपनी द्वारा दैनिक संचालन, सेवाओं की आपूर्ति और मौजूदा परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए किया जाता है। इस व्यय से कोई नई परिसंपत्ति नहीं बनती और इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। अब आइए डिस्कशन करते हैं, अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए, 2004 से 11 की उच्च विकास दर और गरीबी में कमी को आइए समझते हैं 1991 से, क्योंकि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि को 3 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं, और जो 4 से 11 का जो प्रभाव है वो उसकी शुरुआत 91 से आपको देखने को मिलेगी। जैसे 1991 से 4 के बीच में, जब आपको पता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत जो 1991 में हुई, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया, उसे क्या कहा गया? आर्थिक सुधारों की शुरुआत मानी गई, क्योंकि उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था क्लोज्ड थी, बंद थी। तो जो खामियां थी, एक अर्थव्यवस्था को मजबूत होने के लिए, बेहतर होने के लिए जो खामियां थी उसे सुधार किया गया, और वह दौर था 1991 से 2004 के बीच। उसके बाद उसका प्रभाव उस समय भी दिखा, उसके बाद भी दिखा। कब? 2004 से 11 के बीच। कब क्या हुआ? उस समय उच्च विकास दर देखे गए और गरीबी में कमी आई। लेकिन उसके बाद 2011 से 23 में मंदी और मांग में गिरावट देखी गई। इस 3 काल को जब आप समझेंगे अर्थव्यवस्था की नज़र से, बेहतर ढंग से, तो चीज़ें आपके साथ साफ साफ नजर आएगी। तो 91 से 4 को आपने समझ लिया, 4 से 11 में क्यों ऐसा हुआ ये भी समझ लिया। अब 11 से 23 को समझते हैं, 4 से पहले 11 को समझते हैं। 1904 से 11 के बीच भारत में लगातार उच्च विकास दर देखी गई, साथ ही गरीबी में भी कमी आई। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर उच्च विकास दर के बावजूद असमानता बढ़ती है। आप देखे होंगे, कई बार लोग कहते हैं डिबेट में भी कि कई बार ऐसा होता है कि विकास दर बहुत तेज होता है, लेकिन उसके बाद असमानता बढ़ती है। लेकिन 2004 से 11 के बीच उच्च विकास दर भी देखी गई और साथ ही गरीबी में कमी भी देखी गई। लेकिन इस अवधि में गरीबी वर्ग की खपत वृद्धि जो थी, क्या थी? अमीर वर्ग से अधिक थी। इसी कारण असमानता कम देखी गई। अब सवाल है कि यह संभव कैसे हुआ था? इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं बारीकी से। देखिए, इस अवधि के दौरान सरकार ने सभी लोगों तक, यानी आम लोगों तक, पंक्ति के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रयास किए। जैसे सरकार ने मनरेगा, शिक्षा के अधिकार, भोजन के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया। यह सरकारी खर्च निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के पक्ष में झुका, जिससे उनकी आय और रोजगार बढ़ा और परिणाम स्वरूप उनकी खपत बढ़ी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो वो खर्च करेंगे तो मांग अपने आप बढ़ जाएगा।
इसके विपरीत क्या हुआ कि 2011 के बाद, अब आइए हम 11 के बाद समझते हैं। 11 के बाद का जब दौर था, विशेष रूप से 2019 के बाद अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश में गिरावट के लिए जाना जाता है। इसके कारण 3 कारण माने जाते हैं, जैसे नोटबंदी जो 2016 में की गई थी और जीएसटी 2017 में, जैसे संरचनात्मक झटके थे। हालांकि सरकार का इरादा अच्छा था, नोटबंदी के कई परिणाम निगेटिव देखे गए लेकिन पॉजिटिव भी थे और सरकार का इरादा लंबे समय में चीज़ों को बेहतर करने का था, चाहे वो जीएसटी हो या नोटबंदी। लेकिन परिणाम हमेशा वैसे मिले जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मांग में भारी गिरावट दर्ज देखी गई। उसके बाद निजी उपभोग और निवेश में भी मंदी का दौर शुरू हो गया। तो ये क्रमिक रूप से जो नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 जो सबसे बड़ा प्रभावकारी था, नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ा था। इससे निजी उपभोग और निवेश में कमी देखने को मिली थी। खपत में वृद्धि के लिए राजकोषीय व्यय का क्या महत्व है? देखिए, सरकार व्यय 2 प्रकार के करती है, जिसका हमने आगे पहले बता दिया, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। उसके बाद अब सवाल उठता है कि कौन सा व्यय अर्थव्यवस्था को तेजी से पुनर्जीवित कर सकता है। आप भी इस पे थोड़ा चिंतन मनन विचार करिए कि कौन सा व्यय। देखिए, ये व्यय जो है ना, अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है, देश पे भी निर्भर करता है, उसकी सामाजिक संरचना, उसकी आवश्यकता की क्या जरूरत है। यही एक सरकार और अर्थशास्त्री के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है कि वो डिसाइड करे कि कहाँ पे पैसे को बेहतर ढंग से खर्च करना है। तो आइए हम काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सरकार के पास मान लीजिए 100 रुपये खर्च करने का विकल्प है, तो विकल्प ए में 100 रुपये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में मान लीजिए खर्च करती है, यानी बड़े प्रोजेक्ट पे, जैसे बड़े बड़े बांध बनाना या परमाणु षड्यंत्र बनाना। उसके बाद उसके पास विकल्प बी भी है, जिसमें 100 रुपये वो क्या करता है, मनरेगा मजदूरी या वृद्धा पेंशन में देता है, जिससे बहुत लोगों को पैसा मिल जाता है। तो क्या होगा, विकल्प ए में केवल एक हिस्सा मजदूरी के रूप में जाएगा। जैसे बांध या षड्यंत्र बनाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, मशीनरी और आयात पर भी खर्च होगा, तो लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा। लेकिन जब विकल्प बी में 100 रुपये सीधे सभी के सभी मजदूरों के जेब में जाएगा तो उनकी खपत क्या बढ़ जाएगी, तुरंत बढ़ जाएगी। कम आय वाले लोगों की आय का बड़ा हिस्सा खपत में जाता है, जबकि अमीर वर्ग अपनी अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा क्या करता है, बचत में रखता है। इस कारण से गरीबों को दी गई सीधी वित्तीय सहायता का आर्थिक प्रभाव अधिक होता है। मतलब उत्पादन में अगर बढ़ोतरी चाहते हैं, जीडीपी में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा यदि पैसा दिया जाए, मतलब लोगों को, ये नहीं कि कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, बल्कि बहुत लोगों को, उसके लिए वही क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जा सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी धरातल पे लागू करना जरूरी होता है। सड़क, बांध, ऊर्जा संयंत्रों, ये सब का निर्माण बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जरूरी वही मैंने बताया कि समय, परिस्थिति और कैसा सामाजिक संरचना जरूरत है, उस हिसाब से भी डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को खर्च करें, राजस्व व्यय पे खर्च करें, जैसे मनरेगा जैसी योजनाओं पे, सामाजिक वैसी जो भी योजनाएं हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो उनमें खपत करेंगे तो इससे डिमांड बढ़ जाएगा। 2004 से 11 में सामाजिक क्षेत्र में व्यय और खपत वृद्धि का संबंध क्या है? जैसे 2004 से 11 के दौरान सामाजिक सेवाओं और विकास संबंधी व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी थी। यह वृद्धि सीधे रूप से निम्न और मध्यम वर्ग की खपत वृद्धि से जुड़ी थी। इस दौरान गरीबों की जो खपत में वृद्धि हुई, जबकि अमीरों का कुल खपत में हिस्सा गिरा। मौजूदा सरकार का दृष्टिकोण और इसकी सीमाएं क्या क्या है? हालांकि देखिए, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सुस्ती को स्वीकार किया है, लेकिन समाधान के रूप में पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान दिया गया, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, दीर्घकालिक निवेश पे, बड़े बड़े परियोजनाओं पे। और यह रणनीति इस विचार पर आधारित थी कि यदि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाएगी तो निजी निवेश भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसमें कुछ चुनौती आ गई। सरकार का इरादा, मैंने बोला, सरकार हमेशा, हर सरकार चाहती है कि देश का विकास हो, देश का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो, लेकिन वही नीति पे निर्भर करता है। तो सरकार ने जब बड़े पूंजीगत व्यय पे खर्च किया तो क्या हुआ? देखिए, हुआ क्या कि मांग की कमी के कारण कंपनियां पहले से मौजूद उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रही है। यदि कोई कंपनी पहले से ही कम उत्पादन कर रही है तो वह नए निवेश में रुचि क्यों लेगी? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दे तो उसका फायदा क्या, यदि उत्पादन ही ना बढ़ रहा हो? तो उत्पादन तो तब बढ़ेगा जब लोगों का आय बढ़ेगा।
तो फिर दूसरा ये चैलेंज हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्स में 30% से घटाकर 22% 2019 के करने के बावजूद निजी निवेश नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि मांग के बिना टैक्स कटौती का लाभ कंपनियां केवल मुनाफे में जोड़ती है, लेकिन वे नई फैक्ट्रियां नहीं लगाती है। देखिए, अगर मांग कम हो जाएगा और सरकार टैक्स को कम भी कर देती है तो जो मुनाफा कंपनी को होगा वो कंपनी अपने लाभ के लिए रखेगी, लाभ के तौर पे जोड़ेगी, ना कि वो सारे पैसों को नई फैक्ट्रियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देगी। तो चुनौती यहाँ क्या है कि मांग नहीं क्रिएट हो पा रहा है। तो मांग क्रिएट होने के लिए लोगों तक पैसा जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और उसी के लिए क्या करना होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय में, जैसे मनरेगा और सामाजिक योजनाओं में खर्च के माध्यम से पैसा लोगों तक पहुंचाना होगा। क्या किया जाना चाहिए? जैसे सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाना, मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश, वृद्धावस्था पेंशन और न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना चाहिए। श्रम प्रधान पूंजीगत व्यय, जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बजाय वैसे प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण हाउसिंग जैसे परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि पैसा इसमें जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनको ज़्यादा से, जैसे हमने बताया ना कि 100 रुपये यदि खर्च होते हैं, तो अगर ऐसा बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे खर्च होगा तो 50 रुपये तो उस परिसंपत्ति पे खर्च हो जाएगा, मशीनरी पे 50 रुपये ही लोगों को जाएगा। तो ऐसे जगह खर्च करिए जहाँ 100 रुपये पहुँच जाए लोगों तक। छोटे और मध्यम उद्यमों जैसे MSMEs को समर्थन देना जो अधिक रोजगार पैदा करते हैं। उसके बाद राजस्व व्यय को GDP के बड़े हिस्से तक बढ़ाना। वर्तमान में सरकार का कुल व्यय जो है GDP का सिर्फ 0.4% है, जिसे कम से कम 0.6% से 0.8% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। तो क्या बजट 2025 इस रणनीति को अपनाएगा? ये हम विश्लेषण आगे करेंगे जब बजट आएगा। लेकिन 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा, और यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का ध्यान बाजार को संतुष्ट करने के लिए घाटे को सीमित करने पर रहता है या कामकाजी जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने और मंदी से निपटने पर रहता है। यदि सरकार राजस्व व्यय बढ़ाती है तो यह मंदी को रोकने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जैसा कि 2004 से 11 में देखा गया है। तो आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और कुछ सुझाव हो तो अवश्य दीजिए।